यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यह निगेटिव एक्स एक्सिस है। दोनों ही अक्ष विपरीत दिशाओं में अनंत तक जाती हैं, लेकिन हम इसके लिमिटेड पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे। जीरो हमेशा सेंटर में होता है। इस पूरे सेटअप को हम केवल एक्स एक्सिस ही बोलते हैं। जीरो के दाहिने साइड में पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं और सभी निगेटिव नंबर्स जीरो के बाएं तरफ होती हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखने जैसी है, जैसे जैसे हम सब जीरो से दाहिने तरफ बढ़ते हैं नंबर्स बड़े होते चले जाते हैं। इसका मतलब 5 1 से बड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे हम सब जीरो से बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं, मतलब -1 -5 से बड़ा होता है। चलिए इस लाइन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हम सब एक्स एक्सिस तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हमारे पास एक और एक्सिस होती है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं और इस पर भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं। हमारे पास एक और एक्सिस है जिसे जेड एक्सिस कहते हैं। इस पर भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब आपने 3 डायमेंशनल नंबर लाइन बना ली है। इसे हम 3D स्पेस भी बोलते हैं। सबके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हम सब इस एक्सिस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इस एक्सिस को हम सब नंबर लाइन यानी संख्या रेखा कहते हैं। इस संख्या रेखा पर सभी तरह के नंबर मौजूद होते हैं। इसकी मदद से हम नंबर्स के बारे में बहुत ही बारीक जानकारियों का पता लगा सकते हैं। लेकिन हम इसके बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं? इस संख्या रेखा की मदद से हम किसी भी चीज़ की लंबाई माप सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वस्तु की लंबाई 4 और 5 के बीच है। हम सब द्विघाती समीकरण को ग्राफ की मदद से इस नंबर लाइन पर रखकर समझ सकते हैं। इस 3D लाइन की मदद से किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाले बल की दिशा का पता लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह लड़का इस बॉक्स पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य यह है कि हम इन अक्षों को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे जैसे दिशाओं के रूप में भी लिख सकते हैं। इस बॉक्स पर ध्यान दीजिए, यह किसी विशेष एक्सिस के ऊपर नहीं बल्कि यह स्पेस में है। इस बॉक्स की लोकेशन का पता करने के लिए हम इस 3D एक्सिस का यूज करते हैं। यह एक्स एक्सिस में कुछ दूरी तय करता है, थोड़ी सी दूरी वाई एक्सिस में तय करता है और थोड़ी सी दूरी जेड एक्सिस में तय करता है। और इस तरह हम इस बॉक्स के लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इस 3D लाइन की मदद से ही मैप काम करते हैं। इसी की मदद से हम पृथ्वी के किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इस लाइन के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में और अधिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमने अभी तक इस लाइन का यूज समझा। अब हम केवल एक्स एक्सिस को लेंगे ताकि हम और अधिक जान सके। इस लाइन पे स्थित नंबर्स दोनों ही दिशाओं में अनंत तक जाते हैं। हम जितने चाहें उतने नंबर्स को इस लाइन पर रख सकते हैं क्योंकि इस लाइन का कोई अंत नहीं है। एक से अनंत तक के संख्याओं के ग्रुप को नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और अगर हम प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में जीरो को शामिल कर दें तो हमें होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स के ग्रुप को इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। चलिए इस लाइन पर हम दो संख्या 1 और 2 को लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर मौजूद हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें और अधिक नंबर मिलते हैं और यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी। यह घटना हमें इस निर्णय पर ले जाता है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है और इसका इस्तेमाल हम सब आगे करने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसका सिंबल कैपिटल N होता है। होल नंबर्स 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसका सिंबल कैपिटल W होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के ग्रुप को इंटीजर्स कहते हैं। इसका सिंबल कैपिटल Z होता है। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स के पार्ट्स को फ्रैक्शन कहते हैं, यानी ये किसी होल नंबर के छोटे से भाग को दिखाते हैं। इसका सिंबल स्लैश होता है। हम सब रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स का सिंबल कैपिटल Q होता है। इरेशनल नंबर्स का सिंबल कैपिटल I होता है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। अब हम यह जानेंगे कि किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को नंबर में कैसे बदल सकते हैं। 5 को हम 5.0 या 5.00 लिख सकते हैं और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम 5.0 में से दशमलव को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 0 नीचे लिखना होता है और इसके लिए हम यह देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, हम उतने ही 0 नीचे लिख देते हैं और इस तरह से यह 50/10 बन जाता है।
5.00 को भी हम सब 500/100 लिख सकते हैं। 500 को 100 से भाग देने पर हमें फिर से 5 मिल जाता है। और इस तरह हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे 2.5। 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं। जब हम ऊपर और नीचे 5 से भाग देते हैं तो हमें 5/2 मिलेगा। अब हमारे पास कुछ निगेटिव, पॉजिटिव और डेसिमल नंबर्स हैं। हम प्रत्येक नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं और इस तरह सभी नंबर्स फ्रैक्शन बन जाते हैं। चलिए अब रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई भी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसे रेशनल नंबर कहा जाता है। इसका मतलब कोई भी संख्या जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि सभी p/q के रूप में हैं। यहाँ p 56 है और q 10 है। ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। चलिए देखते हैं कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर यानी हर 0 क्यों नहीं हो सकता। और अगर हम डिनोमिनेटर को 0 बना दे तो क्या होगा। इस चीज़ को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि भाग यानी डिवीजन क्या है। डिवीजन घटाव करने की ही एक प्रक्रिया है, यानी जिस नंबर में हम भाग देते हैं उसमें से भाग देने वाले नंबर को घटाते हैं। देखते हैं कैसे। अगर 6 को 6 से भाग देते हैं तो इसका मतलब होता है हम 6 को एक बार घटाएंगे। अगर 6 को 3 से भाग देते हैं तो इसका मतलब है कि 3 को 2 बार 6 में से घटाएंगे ताकि 6 0 बन जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए। अगर 6 को 2 से भाग देते हैं तो इसका मतलब है हम 2 को 3 बार 6 में से घटाएंगे और इस तरह शेषफल 0 हो जाता है और भागफल 3 मिलता है। अगर 6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है 1 को 6 बार घटाएंगे। चलिए देखते हैं 6 को जब 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है। हम 6 के जगह किसी भी नंबर को ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 6 ही लेंगे। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, 0 को 6 में से कितनी बार घटाएंगे कि 6 0 हो जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए। 0 को हम जितनी बार चाहें उतनी बार घटा सकते हैं, लेकिन 6 कभी भी 0 नहीं होगा। और इस तरह से हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर हम एक इन्फिनिटी लूप तैयार कर देते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी। यानी हम 0 को जिंदगी भर 6 में से घटाते रह जाएंगे, लेकिन शेषफल यानी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर यह अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाता है। हमारे पास 4 रेशनल नंबर्स हैं। 3/8 को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की मदद से डेसिमल में बदला जा सकता है। 13/125 को भी डेसिमल फॉर्म में बदला जा सकता है। 1/3 को 0.3 रिपीटिंग लिख सकते हैं और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। 1/7 को भी विभाजन प्रक्रिया से हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 1/7 का डेसिमल फॉर्म कुछ नंबर्स के बाद रिपीट कर रहा है और यह प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होगी। इसमें 142857 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है और इस तरह से हम कह सकते हैं 3/8 और 13/125 शांत संख्या यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। इसका मतलब इनका दशमलव प्रसार कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाता है। 1/3 और 1/7 अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, यानी इनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रुकेगा नहीं, लेकिन खुद को रिपीट करेगा। क्या हम इन संख्याओं का लोकेशन नंबर लाइन पर पता कर सकते हैं? चलिए 3/8 यानी 0.375 की लोकेशन का पता करते हैं। यह नंबर 0 और 1 के बीच होगा। सबसे पहले हम 0.3 की लोकेशन का पता करेंगे। 0 और 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेकिन हम इस लाइन को 10 भाग में बांटेंगे। यह 0.3 की लोकेशन है। फिर से 0.375 की लोकेशन 0.3 और 0.4 के बीच होगी, इसलिए हम इसके बीच के हिस्से को 10 भाग में बांटेंगे और इस तरह हमें यहाँ 0.37 मिलता है। फिर से हम इसे 10 भाग में बांटेंगे और यहाँ हमें 0.375 मिलता है। यही 0.375 का नंबर लाइन पे लोकेशन है। यह एक बहुत ही छोटा नंबर है। अगर हम एक स्केल को लेते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि एक यूनिट इस ब्लैक स्टिक के बराबर है और हम इसके बीच में 0.375 का लोकेशन पता नहीं कर सकते। अब हम 1/3 यानी 0.3 रिपीटिंग का लोकेशन नंबर लाइन पर पता करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं
0.3 रिपीटिंग का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, क्योंकि यह नंबर खुद ही अशांत है। इसलिए हम इस नंबर का लोकेशन ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन वह कभी मिलेगा नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर किसी छड़ी की लंबाई 0.3333 यूनिट हो तो वह कैसी दिखेगी। मान लीजिए इस काली छड़ी की लंबाई 0.3 रिपीटिंग है। अगर इस छड़ी की लंबाई 0.3 यूनिट होता तो यह कुछ ऐसा दिखता, लेकिन यह इससे बड़ा है, इसलिए यह कुछ इतना और बढ़ेगा और हम धीरे धीरे इसकी लंबाई के करीब पहुंचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम डेसिमल के बाद नंबर को बढ़ाते जाते हैं, इस छड़ी की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। यह एक बहुत ही छोटी बढ़ोतरी है, यानी छड़ी बिल्कुल थोड़ी सी हर बार बढ़ रही है और यहाँ हमें 0.3333 मिलेगा। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। 3/8 और 13/125 टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी शांत संख्याएं हैं। 1/3 और 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती संख्याएं हैं। अब आप यह भी जानते हैं कि संख्या रेखा पर ये कैसे फिट होते हैं और इनका लोकेशन कहाँ है। चलिए इन नंबर्स के बारे में और अधिक जानते हैं। 0.375 को हम फिर से फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं। 0.104 को भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, लेकिन 1/3 और 1/7 के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम इसके दशमलव विस्तार को फिर से एक फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि 1/3 क्या है। यह एक बॉक्स है, इसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। इसमें से प्रत्येक भाग 1/3 होगा। अगर हम इस बॉक्स को फिर से ज्वाइन करें तो हमें 1 मिलेगा। हम 1/3 को भी 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो अब आप जानते हैं कि 1/3 क्या है। 1/3 को 3 बार जोड़ने पर 1 मिलता है, लेकिन क्या हम 0.3 रिपीटिंग को 3 बार जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा? और हमें पता है कि 1 ही मिलेगा, लेकिन इसे कैसे जोड़ा जाए, यह सवाल आपके ऊपर है। आपको पहले से ही पता है कि नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। आप में से बहुतों को पता ही नहीं होगा कि इसे कैसे जोड़ा जाए। अगर आपने क्लास 9 को अच्छे से पढ़ा है तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यह सवाल क्लास 9 के पहले चैप्टर का है। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम सबसे आसान तरीके को चुनेंगे। यह एक सिंपल एडिशन नहीं है, इसे सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा यानी बीजगणित का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्लास 6 से ही अलजेब्रा पढ़ा है। माना कि x इज इक्वल टू 0.3 रिपीटिंग, हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से गुना कर सकते हैं। 0.3 रिपीटिंग में 10 से गुना करने पर 3.3 रिपीटिंग मिलेगा। 3.3 रिपीटिंग को अलग करके हम 3 प्लस 0.3 रिपीटिंग लिख सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू जो दी गई है वही वैल्यू नीचे भी दी गई है, इसलिए हम इस नंबर को x से बदल सकते हैं। यानी प्लस x है, इसे दूसरी तरफ भेजने पर माइनस x हो जाएगा और हमें 9x मिलेगा। यह x 9 के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी 9 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमें 3/9 मिलेगा, जिसकी वैल्यू 1/3 होगी। और इस तरह हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इस फ्रैक्शन को 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। हम हर बार रिपीट होने वाले नंबर को लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जो बताता है कि यह नंबर रिपीट हो रहा है। अभी तक हमने यह जाना कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक जिनके दशमलव शांत होते हैं, दूसरे जिनके दशमलव अशांत आवर्ती होते हैं। इन दोनों तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे भी नंबर्स हैं जो कभी रुकते नहीं हैं और ना ही अपने डेसिमल डिजिट्स को रिपीट करते हैं? चलिए पता करते हैं। इन सभी नंबर्स को देखें। 2 के ऊपर के सिंबल को स्क्वायर रूट कहते हैं। यह स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू बिना किसी पैटर्न के बढ़ती जा रही है, यह कभी भी रुकेगी नहीं। दुनिया में जितने कॉपी हैं सब इससे लिखते लिखते भर जाएंगे, लेकिन यह नंबर कभी भी पूरी तरह से लिखी नहीं जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि स्क्वायर रूट आए कहाँ से, इसकी खोज किसने की? बचपन से ही हम सब नंबर्स का इस्तेमाल चीज़ों को गिनने, नापने, तौलने इत्यादि के लिए करते हैं। पुराने जमाने के मैथमेटिशियंस ने अपने सवालों का जवाब पाने की क्रम में कुछ रुकावटें पाई और तब पाइथागोरस ने एक थ्योरी बनाई जिसे हम सब पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, और इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट्स का पता लगाया गया। यह एक घर है, इसके साइड के दीवार पर एक सीढ़ी लगी है। दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी 5 यूनिट है तथा सीढ़ी की लंबाई 13 यूनिट है। अब हम स्केल से अगर इस दीवार को मापें तो यह 12 यूनिट्स होगी।
हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी दीवार की लंबाई का पता कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। इस बार हम सब सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसकी लंबाई 10 यूनिट है और स्केल से भी मापे तो यह 10 यूनिट ही है। यह दुनिया वस्तुओं से भरी हुई है और हर एक वस्तु के पास कुछ ना कुछ लंबाई होती है। जैसे इस क्यूब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इस टेबल की लंबाई 6 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। हमारे पास एक क्यूब भी है। हम इसके एक फेस को लेंगे और इस फेस पर एक डायगोनल खींचेंगे जिससे यह दो त्रिभुज में बट जाएगा। इस क्यूब का हर एक साइड 1 यूनिट है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसके डायगोनल की लंबाई √2 यूनिट होगी। देखते हैं कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दोनों साइड 1-1 यूनिट है। आप देख सकते हैं कि डायगोनल 1 यूनिट से बड़ा है, जो कि 1.4 यूनिट लगभग है। अभी भी कुछ लंबाई मापना बाकी है। यहाँ 4 और 5 के बीच हम 1 यूनिट ले लेंगे क्योंकि डायगोनल उतना ही बढ़ रहा है। अभी भी कुछ दूरी मापना बाकी है। हम फिर से इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को 10 भाग में बांटेंगे और हम 4 यूनिट लंबाई को और मापेंगे। इस तरह हमें 1.414 मिलेगा। अभी भी कुछ दूरी मापना रह गया है। लाल छड़ी उस दूरी को बता रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस डायगोनल को हम पूरी तरह से माप पाएंगे? तो आंसर है नहीं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ दूरी को मापते जाएंगे, लेकिन हर बार कुछ दूरी मापने के लिए बच जाएगी। फिर भी हम सब डायगोनल को 1.414 यूनिट लगभग कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसकी लंबाई को √2 यूनिट पाते हैं। हम 1.414 का स्क्वायर लेंगे तो हमें 1.999396 मिलेगा, जो लगभग 2 ही है, लेकिन पूरी तरह से 2 नहीं है। और इस तरह हम पाते हैं कि इस डायगोनल की लंबाई √2 यूनिट है, जो कि अशांत अनावर्ती संख्या है। इसलिए हम डायगोनल को कभी भी पूरी तरह से माप नहीं सकते। स्क्वायर रूट्स के खोज का इतिहास सुनने लायक है। ये पाइथागोरस हैं। इन्हीं के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम का नाम रखा गया था। इनका एक शिष्य था जिनका नाम हिपैसस था। इन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस बात का पता लगाया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इसकी वैल्यू कभी भी पूरी तरह से पता नहीं की जा सकती। इस बात को हिपैसस ने अपने क्लासमेट्स को बताया, लेकिन उनके साथियों ने इनकी बात को नामंजूर कर दिया। उस समय तक के सभी गणितज्ञों का मानना था कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज को पूरी तरह से मापा जा सकता है, चाहे वह पूरी की पूरी पृथ्वी हो या एक छोटी सी सुई। अपने साथियों के मना करने के बाद हिपैसस ने यह बात पूरी दुनिया को बताई। यह बात उनके साथियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने हिपेसस पर यह आरोप लगाया कि वे झूठी जानकारी फैला रहे हैं और अपने समुदाय को धोखा दे रहे हैं। सजा के तौर पर हिपेसस को समुद्र में फेंक दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि हिपेसस ने जो कहा था वह सच है। अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर्स को पढ़ा, निगेटिव नंबर्स को पढ़ा, डेसिमल्स को पढ़ा और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। इन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। हम सब इरेशनल नंबर्स का इस्तेमाल इन सभी चैप्टर्स में करने वाले हैं। इन चैप्टर्स को पढ़ते समय हमारी अभी की जानकारी काम आएगी।